कैसे हो बच्चों आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियंस में। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी से हो या किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लगभग क्वेश्चन इन्हीं सब क्वेश्चनों में से आओगे। आपको बस इतना करना है कि पूरे में से पूरा वीडियो देखना है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो बच्चों आज शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए है गैस का घनत्व सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी है ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी तरल का सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी है वाष्प का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ठोस का। और जो सबसे कम घनत्व होता है वो किसका होता है, गैस का होता है। आप सब जानते हो घनत्व क्या होता है, कोई भी दो तत्व हैं उनका पास पास होना घनत्व कहलाता है। तो ठोस होते हैं उनमें तत्व बहुत पास पास होते हैं इसलिए घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस का होता है। और जो गैस है वो बहुत विरल होती है तो इसलिए सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का होता है। अब बढ़ते अपने अगले नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है तरल और ऑप्शन डी है वाष्प। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि ठोस एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं या ऐसे मान लो कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इस ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी ठोस। ठोस वो होते हैं जिनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसे किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, गैस। गैस को बहुत आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगले अपन बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। द्रव क्रिस्टल का थर्मोट्रोपिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों ऑप्शन ए है आयतन पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी दबाव पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है तापमान पर निर्भर करता है। तो द्रव क्रिस्टल का जो थर्मोट्रोपिक व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है तापमान पर। तो बच्चों पहले अपन समझते हैं कि जो थर्मोट्रोपिक जो ये द्रव क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं। देखो द्रव क्रिस्टल वो वाले क्रिस्टल होते हैं जो किसी एक निश्चित तापमान पर सॉलिड मतलब ठोस व तरल दोनों प्रकार का व्यवहार शो कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन पे। लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी है 6 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आप सब जानते हो कि जो लिक्विड क्रिस्टल है या द्रव क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या नाम होता है। जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं एक होता है आइसोट्रोपिक, नियोट्रोपिक, कैल्स्ट्रोट्रोपिक और सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये सब इन लिक्विड क्रिस्टल के नाम हैं। अब बढ़ते पर 5 नंबर क्वेश्चन पे। थर्मोट्रोपिक तरल क्रिस्टलीय यौगिक की आवश्यकता नहीं होती है। किस थर्मोट्रोपिक तरल क्रिस्टलीय होते हैं उस यौगिक किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए विलय की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन बी है विलायक की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी है पॉलीमर की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी है घोल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी। मतलब जो थर्मोट्रोपिक तरल होते हैं उनके किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, विलायक की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, जो द्रव्य क्रिस्टल होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, मतलब दो प्रकार का व्यवहार शो करता है। एक तो थर्मोट्रोपिक और एक लियोट्रोपिक। जो थर्मोट्रोपिक क्रिस्टल होते हैं ना वो विलायक पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन जो लियोट्रोपिक तरल क्रिस्टल होते हैं वो विलायक पर निर्भर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो लियोट्रोपिक जो लिक्विड क्रिस्टल हैं वो विलायक पर निर्भर करते हैं। अब बढ़ते अपन अगले नंबर क्वेश्चन पे 6 नंबर पे। संगठित संरचना के अभाव के कारण किस ठोस में अत्यधिक अव्यवस्था होती है। तो ऑप्शन ए है घन में सबसे ज़्यादा अव्यवस्था होती है,
ऑप्शन बी है क्रिस्टलीय ठोस में होती है, ऑप्शन सी है अक्रिस्टलीय ठोस में होती है और ऑप्शन डी है फलकीय क्रिस्टल में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। मतलब जो अक्रिस्टलीय या अमोर्फस सॉलिड होते हैं, जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनके अंदर जो ठोस के अंदर संरचना के अंदर अभाव होता है। अब बढ़ते अपन अगले 7 नंबर क्वेश्चन पे। कौन से ठोसों में अलग अलग बंधन शक्ति होती है और उनकी बाह्य संरचना अनियमित होती है? ऑप्शन ए अनियमित के अंदर, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर और ऑप्शन डी है घन केंद्रित के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपन अगले नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। जब एकल कोशिका में अवयवी कोणों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी उपस्थित हो, उस एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? तो अपन पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मतलब एकल कोशिका है, उसमें जो कण है वो कोणों पर भी मौजूद है, साथ के साथ एक कण है वो केंद्र पे भी मौजूद है। उस प्रकार की एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन बी है फलक केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी है अंतः केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले अपन इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए जिस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया, ये एक प्रकार की एकल कोशिका है जिसके अंदर उसके कोणों पर भी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप 8 कोणों पे, और एक केंद्र पे भी मौजूद है। तो इस प्रकार की एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्रित एकल कोशिका, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाने जाता है। ठीक है, अब अपन इस जो ये वाली यूनिट सेल है, इसकी अपन वो देखते हैं कि इसका कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं। तो जो कोणों पर मौजूद होते हैं उसका क्या होता है, 1/8 होता है, मतलब यूनिट सेल एकल कोशिका इनटू कोणों पर कितने मौजूद होते हैं, 8 टोटल मौजूद होते हैं, प्लस एक सेल कहाँ पे, एक कण कहाँ पे, एक पार्टिकल कहाँ पे मौजूद होता है, सेंटर पे, उसका 1 लिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए, 2। तो इसमें जो BCC होता है या फिर जो अंतः केंद्रित एकल कोशिका होता है, उसके अंदर टोटल 2 यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 9 नंबर पे क्वेश्चन पे। एक एकल कोशिका जिसके अवयवी कोण उसके कोणों के अतिरिक्त उसके सभी फलकों पर भी उपस्थित हो, उस फलक कोशिका को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसी एकल कोशिका जिसमें जो कण है वो कोणों पर भी मौजूद है, साथ के साथ सभी फलकों पर भी मौजूद है। तो उस प्रकार की एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंतः केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन बी है फलक केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी है अंतः केंद्रित एकल कोशिका कहा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपन समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन पे। जिस तरीके से आप इस क्रिस्टल के अंदर देख सकते हैं कि सभी कोणों पर भी मौजूद है, प्लस एक फलकों पर भी मौजूद है। तो आप पहले तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार की कोशिका में कितने यूनिट सेल होंगे। तो कोणों पर जो यूनिट सेल मौजूद होती है उसको कितना लिया जाता है, 1/8 लिया जाता है, क्योंकि एक जो एकल कोशिका वो 8 अलग अलग कोणों से घेरी होगी। तो 8 कोणों का 1/8, और 8 कोणों पर ये कण मौजूद होते हैं, प्लस 6 आमने सामने के कितने फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक के हो गए, तो टोटल कितना हो गया, और फलक का अपने कितने लेते हैं, 1/2 लेते हैं। ठीक है, फलक वालों का 1/2 लिया जाता है, और जो कोणों पर होता है उनका 1/8 लिया जाता है। तो 1/8 से 1/8 कट गया, और 1/2 से 1/3 कट गया। तो कितने हो गए टोटल, 1 तो आ गया कोणों का, प्लस 3 आ गया फलकों का, मतलब जो टोटल 4 यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं इस प्रकार की सेल के अंदर। तो इस प्रकार की सेल को, इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, फलक के अंदर एकल कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन पे। जिन क्रिस्टल के परमाणु विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या उन्हें आणविक क्रिस्टल कहा जाता है? ऑप्शन बी है आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। ऑप्शन सी है सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि जो वो वाले क्रिस्टल जिनके अंदर विद्युत स्थैतिक बल प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक साथ प्रेजेंट होता है, उस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आणविक क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका उदाहरण अपन ले लेते हैं NaCl, NaCl। अब देखो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव के
जो विद्युत स्थैतिक बल के ऐसे आपस में बंधे होते हैं, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या कहा जाता है? आणविक क्रिस्टल। अब 12वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीरा किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है, ऑप्शन बी है आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, ऑप्शन सी है सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो हीरा एक आपको पता है हीरा एक कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है जिसके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है, और ऐसा होता है जब सबसे हार्ड एलिमेंट होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? कौन सा क्रिस्टल होता है? कोवलेंट क्रिस्टल या सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। ठीक है, और सहसंयोजक क्रिस्टल के और भी क्या उदाहरण है? क्वार्ट्ज और SiO2। अब बढ़ते अपन 13 नंबर क्वेश्चन पे। विलमलाक्स एकल कोष्टिका की लैटिक्स क्या होती है? ऑप्शन ए है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन डी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो विलमलाक्स होती है, उसकी जो एकल कोष्टिका होती है वो क्या होती है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई वो सभी के सभी कितनी होती हैं? 90 डिग्री पे होती हैं। और जो तीनों एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों के तीनों कितने पर बनती है? 90 डिग्री पे बनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बढ़ते अपन 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एकल कोष्टिका का लैटिक्स कोण कितना होगा? मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या होगा? जो तीनों एक्सिस हैं वो 90 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ऑप्शन ए है षष्ठ कोणीय का होगा, ऑप्शन बी है चतुर्थ कोणीय का होगा, ऑप्शन सी है समांतर पष्ट कोणीय का होगा, ऑप्शन डी है घनीय का होगा। तो ऐसा कौन सा होता है जिनमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है? वो किसका होता है? समानांतर पष्ट फलीय का होता है। और बाकी के जितने भी होते हैं मैंने सबकी वो लगा दी नीचे PDF के अंदर कि किसका कितना होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सभी की वैल्यू, एक्सियल लेंथ की सभी वैल्यू मैंने लगा रखी है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिए। केलासाइट किस इकाई कोशिका का उदाहरण है? टेट्रागोनल का उदाहरण है, ऑप्शन बी है रोम्बोहेड्रल का उदाहरण है, ऑप्शन सी है हेक्सागोनल का उदाहरण है, ऑप्शन डी है क्यूबिक का उदाहरण है। मतलब ऑप्शन डी है घनाभीय का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन जो केलासाइट है हम सब जानते हैं वो किसका उदाहरण होता है? वो होता है रोम्बोहेड्रल का उदाहरण होता है। अब अपन बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। समरूपता के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के सभी क्रिस्टल के तत्व समान होते हैं वह, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो समरूपता का नियम है वो क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बताई गई है, तो आपको पूरा बताना है कि तो किस समरूपता के नियम के अनुसार क्या होता है? सभी पदार्थ के सभी क्रिस्टल के तत्व समान होते हैं वह क्या होते हैं? जाली होते हैं, ऑप्शन बी है अवरोधक होते हैं, ऑप्शन सी है समरूप होते हैं, या ऑप्शन डी है इंटरफेशियल कोण होते हैं। तो हम सब जानते हैं जो समरूपता का नियम हमें क्या बताता है कि सभी पदार्थ के सभी क्रिस्टल के तत्व समान होते हैं तथा समरूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि समरूप होते हैं। अब बढ़ते अपन 17 नंबर पे क्वेश्चन पे। कौन सा नियम बताता है क्रिस्टल के अंतरसंगत चेहरों के बीच का कोण हमेशा स्थिर रहता है? मतलब क्रिस्टल के जो आमने सामने के कोण होते हैं ना वो हमेशा स्थिर होता है। ये कौन सा नियम बताता है? ऑप्शन ए है क्रिस्टलोग्राफी का नियम हमें यह बताता है, ऑप्शन बी है समरूपता का नियम हमें यह सब बताता है, ऑप्शन सी है अंतरफलीय कोणों की स्थिरता का नियम हमें बताता है, ऑप्शन डी है सूचकांकों की तरंग संगतता का नियम हमें बताता है। तो हम सब जानते हैं अंतरफलीय कोणों की स्थिरता का जो नियम है वही हमें बताता है क्रिस्टल के संगत चेहरों के बीच का कोण हमेशा स्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी या ग होगा। अब बढ़ते हैं अपन 18 नंबर क्वेश्चन पे। यदि क्रिस्टल को 360 डिग्री तक घुमाने पर 2 बार एक जैसा दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? मतलब पहले अपन समझते हैं, अगर कोई भी एक क्रिस्टल है उसको अगर अपन ने पूरा 360 डिग्री के लिए 2 बार घुमाना पड़ा, मतलब 360 डिग्री घुमाने का अर्थ होता है मतलब जैसा था उसको वैसा ही वापस देखने के लिए 2 बार घुमाना पड़ा,
तो उस प्रकार के जो एक्सिस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डायोड एक्सिस कहा जाता है, ऑप्शन सी है ट्रायोड एक्सिस कहा जाता है, ऑप्शन सी है दोगुना समरूपता कहा जाता है, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कोई भी वस्तु है, अगर अपन को उसको कितना घुमाना है, 360 डिग्री घुमाना है, ठीक है, और कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 2 बार। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको 2 बार घुमाने के लिए उसको कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा? 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया, कोई ऐसा क्रिस्टल जिसको 180 डिग्री पर 2 बार घुमाया तो उसका वैसा का वैसा फेस दिखने लग गया, तो उसे उस प्रकार के क्रिस्टल को क्या कहा जाता है? दो गुना समरूपता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखो जो ऑप्शन बी है ट्रायोड एक्सिस वाले एक ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनको आपको 360 डिग्री पाने के लिए 3 बार घुमाना पड़ेगा। तो उनका कितना एंगल बनता है? 120 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं अपन 19 के ऊपर। कौन सी समरूपता उन बिंदु को दर्शाती है जिसके माध्यम से एक रेखा खींची जाए तो क्रिस्टल के सतह के दोनों दूरी को छूना चाहिए? मतलब हमें बताना है कि मान लीजिए अगर ये एक कोई क्रिस्टल है, अगर उसके कहाँ किस बिंदु से अपन कोई रेखा खींचें तो दोनों तरफ समान दिखाई दे, कि ऐसे खींचें, ऐसे खींचें, ऐसे खींचें या ऐसे खींचें, तो कहाँ से वो जो लाइन है, वो रेखा है, वो कहाँ से खींचनी चाहिए? तो ऑप्शन ए समरूपता की दूरी से खींचनी चाहिए, ऑप्शन बी है समरूपता के केंद्र से, ऑप्शन सी है समरूपता के तल से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं ऐसे पाने के लिए हमें कहाँ से खींचनी पड़ेगी? समरूपता के केंद्र से। अब बढ़ते अपन 20 नंबर क्वेश्चन पे। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग का किसी भौतिक अवरोध से सामना होने पर उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, मतलब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, मान लीजिए कि जैसे ये कोई पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट था रखा हुआ था, वहाँ पे ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आई और डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब इधर की तरफ उसकी दिशा बदल गई, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विवर्तन कहलाएगा, ऑप्शन बी है अपवर्तन कहलाएगा, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन कहलाएगा, ऑप्शन डी है प्रवर्तन कहलाएगा। तो हम सब जानते हैं इस प्रकार का जो विद्युत चुंबकीय तरंग का किसी भौतिक अवरोध से सामना करने के बाद में जो दिशा के में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। अब बढ़ते अपन 21 नंबर क्वेश्चन पे। यदि विवर्तित तरंग एक ही चरण में हो तो फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, वो कैसी होती है? मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट है और इसको यहाँ से कोई भी एक क्रिस्टल था, उसके बीच से किसी भी एक लाइट आई और वो इस क्रिस्टल से टकराई, तो वो डिफ्रैक्ट होकर अलग अलग इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराई, तो उस पर जहाँ वो टकराती है वहाँ पे हमेशा चमकीले धब्बे बनते हैं, चमकीले धब्बों की एक श्रृंखला बचती है, और बाकी जितनी जगह बच जाती है वहाँ पे अंधेरा रह जाता है या काले धब्बे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। मैंने आपको समझा तो दिया ही है। ऑप्शन ए रंगीन प्रकार के धब्बों की श्रृंखला बनती है, ऑप्शन बी है गहरे प्रकार के धब्बों की श्रृंखला बनती है, ऑप्शन सी है चमकीले प्रकार के धब्बों की श्रृंखला बनती है, ऑप्शन डी है अनियमित श्रृंखला बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर से क्या होगा? ऑप्शन सी चमकीले प्रकार के धब्बों की श्रृंखलाएं बनेगी। अब अपन बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। एक क्रिस्टल विधि से इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग किसके तीव्रता के समानुपाती होती है? मतलब घूर्णन क्रिस्टल विधि का अपन ने प्रयोग किया तो जो इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग आएगी वो किसकी तीव्रता के समानुपाती, मतलब इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग किसके साथ बढ़ेगी? अल्फा रेज के साथ बढ़ेगी, ऑप्शन बी है बीटा रेज के साथ बढ़ेगी, ऑप्शन सी है गामा रेज के साथ बढ़ेगी, ऑप्शन डी है एक्स रेज के साथ बढ़ेगी। तो हम सब जानते हैं कि जब घूर्णन क्रिस्टल विधि का अपन प्रयोग करते हैं तो जैसे जैसे एक्स रेज की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक्स रेज। अब बढ़ते अपन अगले नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पे। घूर्णन क्रिस्टल विधि का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब एकल क्रिस्टल उपलब्ध हो। मतलब अपन एकल क्रिस्टल विधि का उपयोग कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार के क्रिस्टल की जरूरत होगी?
तो ऑप्शन के है समान प्रकार के यूनिफॉर्म प्रकार के यूनिफॉर्म क्रिस्टल की जरूरत होगी। ऑप्शन बी है विकृत क्रिस्टल की जरूरत होगी। ऑप्शन सी है अविकृत क्रिस्टल की जरूरत होगी। ऑप्शन डी है 3D प्रकार के क्रिस्टल की जरूरत होगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अपन को घूर्णन क्रिस्टल विधि का उपयोग करना है तो अविकृत प्रकार के क्रिस्टल की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब अपन बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। शक्ति विधि की खोज किसके द्वारा करी गई? ऑप्शन ए है डेबाई व लुई के द्वारा करी गई। ऑप्शन बी है डेबाई व स्केलर के द्वारा की गई। ऑप्शन सी है डेबाई वी डब्ल्यू क्रूक्स के द्वारा की गई। ऑप्शन डी है डेबाई व डब्ल्यू एच ब्रेक्स के द्वारा करी गई। तो हम सब जानते हैं जो शक्ति विधि है उसकी खोज किसके द्वारा, डेबाई व स्केलर के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? मतलब आपको जितने दिए गए उनमें से बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्लास क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन बी है प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन सी है रबर क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन डी है हीरा क्रिस्टलीय ठोस है। तो हम सब जानते हैं इन सब ऑप्शन में से ए बी सी तीनों के तीनों एक्रिस्टलियन ठोस है। मतलब ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये एक्रिस्टलीय ठोस है। एकमात्र जो हीरा ही यहाँ पे एकमात्र एक ऐसा है जो क्रिस्टलीय ठोस है। देखो क्रिस्टलीय ठोस वो वाले ठोस होते हैं जिनका जो कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से अरेंज होते हैं, संरचना एक व्यवस्थित तरीके से होती है, जिनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अनाकार ठोस है? मतलब अमोर्फस सॉलिड कौन सा है या एक्रिस्टलाइन ठोस कौन सा है? ऑप्शन ए NaCl है। ऑप्शन बी है डायमंड है। ऑप्शन सी है रबर क्रिस्टलाइन ठोस है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं यहाँ पे जो डायमंड और NaCl होते हैं ये तो क्रिस्टलाइन ठोस की श्रेणी में आते हैं। और तो यहाँ पे जो एक रबर है वही एकमात्र ऐसा है जो किस में आता है, अनाकार ठोस में आता है। ठीक है, तो अनाकार ठोस या एक्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनका जो कणों का जो संरचना होती है वो व्यवस्थित नहीं होती है, कम मेल्टिंग वो कम क्वाथांग होता है और जिनको अगर अपन काटते हैं तो उनकी जो शार्प एजेस नहीं मिलते हैं, मतलब सही से नहीं करते हैं। अब अपन बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रेविस लेटिस में फलक केंद्रित व अंत केंद्रित की कितने एकल कोशिकाएं होती हैं या कितनी यूनिट सेल होती हैं? तो ऑप्शन ए 14 यूनिट सेल होती हैं। ऑप्शन बी 10 यूनिट सेल होती हैं। ऑप्शन सी 15 यूनिट सेल होती हैं। ऑप्शन डी 14 यूनिट सेल होती हैं। तो हम सब जानते हैं जो ब्रेविस लेटिस में फलक केंद्रित व अंत केंद्रित शामिल होते हैं उनके अंदर कितने टोटल एकल कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन डी 14 एकल कोशिकाएं या 14 यूनिट सेल होती हैं। अब बढ़ते हैं अपन 28 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी ठोस संरचना का गलनांक निश्चित व तीव्र होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो कौन सी ठोस संरचनाएं होती हैं जिनका गलनांक निश्चित व तीव्र होता है? जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं उन्हीं का गलनांक निश्चित व हमेशा तीव्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का विशिष्ट गुण नहीं होता है? मतलब जो ठोस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। ऑप्शन ए है अंतर आणविक दूरी कम होती है, मतलब उनके बीच में। ऑप्शन बी है घटक कणों की स्थिति निश्चित होती है। ऑप्शन सी अंतर आणविक बल कमजोर होते हैं। ऑप्शन डी ठोस अपनी औसत स्थिति के बारे में दोलन करते हैं। हम सब जानते हैं कि इनमें से सभी ऑप्शन है वो सही है, मतलब आंतरिक आणविक दूरी भी कम होती है, घटक कणों की स्थिति भी हमेशा निश्चित पाई जाती है, लेकिन जो अंतर आणविक बलों कमज़ोर होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत जो आपस में जो अंतर आणविक बल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसीलिए तो हम ठोसों को आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अंतर आणविक बल कमजोर है, क्योंकि इसमें विशिष्ट गुण नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीकरण ठोस है, मतलब कौन सी क्रिस्टलीय ठोस है? ऑप्शन ए अक्रिस्टलीय ठोस है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, जलीय। ऑप्शन बी जेल। ऑप्शन सी
कांच, ऑप्शन डी ये सभी। मैं पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन ए जलीय, ऑप्शन बी जेल जिसे बोलते हैं अपन, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे जलीय मतलब अक्वस हो गया, वो भी होता है। ऑप्शन बी जेली टाइप स्ट्रक्चर, वो भी अक्रिस्टलीय ठोस होती हैं। और कांच तो होता ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी तीनों के तीनों ही क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये सभी होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ग्रेफाइट में कौन सा संकरणित कार्बन परमाणु होता है? ऑप्शन ए है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है। ऑप्शन बी है sp3 संकरण होता है। ऑप्शन सी sp3d होता है, या ऑप्शन डी sp2d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हम सब जानते हैं ग्रेफाइट के अंदर किस प्रकार के संकरण पाया जाता है, वो किस प्रकार का होता है? sp2 होता है। अब मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जो ग्रेफाइट होता है उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो, कार्बन एटम सिंगल कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और एक है वो क्या होता है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से क्या बनता है? sp2 संस्करण बनता है यहाँ इसके अंदर। और जो हीरा होता है उसके अंदर कोई भी कार्बन एटम है वो फ्री नहीं होता है सहसंयोजक बॉन्ड बनाते समय। तो उसका स्ट्रक्चर वो बनता है, वो एकदम कॉम्पैक्ट बनता है। मतलब चारों के चारों जो कार्बन के चारों वैलेंस सेल है वो आपस में स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसकी जो हीरे की जो sp3 जो संस्करण वो क्या बनता है? sp3 संस्करण बनता है। किसके? हीरे का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट का sp2 संस्करण होता है, और जो ग्रेफाइट का sp2 संस्करण होता है, और हीरे का sp3 संस्करण होता है। अब अपन बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। अंतरफलकीय कोणों की स्थिरता के नियम के रूप में किस नियम को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हाउल्स के नियम को जाना जाता है। ऑप्शन बी है स्टेनोज के नियम को जाना जाता है। ऑप्शन सी है मिलर के नियम को जाना जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतरफलीय कोणों की स्थिरता का नियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं। वो किस नियम के नाम से जाना जाता है? स्टेनोज लॉ के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब अपन बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। सूचकांकों की तरंग संगतता के नियम किसके द्वारा दिया गया? मतलब जो सूचकांकों की तरंग संगतता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी है रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी है हाउलीज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हम सब जानते हैं जो सूचकांकों की तरंग संगतता का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? हाउली के द्वारा दिया गया है। अब अपन किस पे बढ़ते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने अनुशंसा की कि क्रिस्टल एक्सरे के लिए एक झंझरी के रूप में कार्य करती है? मतलब कि जो क्रिस्टल एक्सरे है ना वो एक मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है। ये किसने बताया? ऑप्शन ए है हाउली ने हमें ये बताया। ऑप्शन बी है रॉबर्ट बॉयल ने हमें बताया। ऑप्शन सी है लुई ने हमें ये बताया। और ऑप्शन डी है ए, मतलब ऑप्शन ए या बी, दोनों के दोनों। तो हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्रिस्टल है, एक्सरे है क्रिस्टल, वो एक मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। किसने बताया था? लुई ने हमें बताया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि है ब्रेक समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हमें बताना है कि जो ब्रेक समीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख रखा है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? WL ब्रेक व WH ब्रेक, ये दो नाम के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा जो ब्रेक समीकरण है वो दिया गया। अब अपन समझते हैं कि जो ब्रेक समीकरण है वो होता क्या है। ब्रेक समीकरण होता है n, मतलब n नंबर ऑफ तरंग है उनको n लेमड़ा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। अब मैं एक एक बताता हूँ आपको क्या होता है। n मतलब n नंबर ऑफ जो तरंगधारियाँ होती हैं उनको किसके बराबर होती हैं? 2d मतलब जो लेटेस्ट होती हैं उनके बीच की जगह और उनके बीच के कोण के बराबर होती है। मतलब n नंबर ऑफ जो तरंगधारियाँ वो किसके इक्वल होती हैं? 2 गुना उनकी जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं उनके दूरी के बीच के व कोण के अंदर।
अब अपन बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी धातु न्यूनता दोष होती है, मतलब मेटल डिफेक्ट, जो मेटल डिफेक्ट किसके अंदर पाया जाता है, इनमें से किसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए है NaCl के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन बी है FeO के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन सी है KCl के अंदर धातु न्यूनता दोष पाया जाता है, ऑप्शन डी है ZnO के अंदर पाया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो धातु न्यूनता दोष है वो होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं, मतलब क्या होता है, जब लोअर मतलब निम्न वैलेंसी के जो आयन होते हैं वो हायर वैलेंसी के आयन की जगह ले लेते हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, धातु न्यूनता दोष कहा जाता है। तो इस प्रकार का दोष किसके अंदर पाया जाता है, FeO के अंदर पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और साथ के साथ याद रख लेना, इस प्रकार का जो धातु न्यूनता दोष है वो FeO के अंदर भी पाया जाता है, साथ के साथ FeS और NiO के अंदर भी, मतलब फेरस सल्फाइड के अंदर तथा निकल ऑक्साइड के अंदर भी पाया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्येक आयनों के बीच और धनायन व ऋणायन आयनों की संख्या क्या कहलाती है, मतलब प्रत्येक आयनों के चारों ओर धनायन व धनात्मक व ऋणात्मक आयनों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपन 38 के ऊपर। ब्राउनिंग गति की खोज किस वर्ष की गई, मतलब ब्राउनिंग मोमेंट है उसकी खोज किस वर्ष में की गई। तो ऑप्शन ए है 1827 के अंदर की गई, ऑप्शन बी है 1972 के अंदर की गई, ऑप्शन सी है 1927 के अंदर की गई, ऑप्शन डी है 1872 के अंदर की गई। तो हम सब जानते हैं जो ब्राउनिंग गति है उसकी खोज कब करी गई, 1827 के अंदर करी गई। अब अपन बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कोलाइडल कोणों में यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, मतलब जो कोलाइडल कण है वो जिगजैग मोशन करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन बी है स्थिरता कहा जाता है, ऑप्शन सी है टकराव कहा जाता है, ऑप्शन डी है दोलन कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं जब कोलाइडल कण यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टकराव कहा जाता है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अपन 40 नंबर क्वेश्चन पे कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, मतलब जो कोलाइडल कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उसे क्या कहा जाता है। पहले तो अपन ने देखा कि उसे टकराव या कोलिजन कहा जाता है, उसके अलावा भी क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है यादृच्छिक आंदोलन या आच्छिक गति कहा जाता है, ऑप्शन बी है ब्राउनिन गति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है गतिज गति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी है दोलन गति के नाम से जाना जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब कोलाइडल कण आपस में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उसे टकराव या कोलिजन, उसके अलावा अपन एक और चीज़ कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्राउनिन गति के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन पे। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, मतलब जब कोलाइडल कण है वो प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिबिंब कहा जाता है, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन कहा जाता है, ऑप्शन सी है टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलब जब कोलाइडल कण का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब अपन बढ़ते हैं अगले नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पे। टिंडल प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 1867 के अंदर की गई, ऑप्शन बी 1896 के अंदर की गई, ऑप्शन सी है 1869 के अंदर की गई, ऑप्शन डी है 1868 के अंदर की गई। तो हम सब जानते हैं जो टिंडल प्रभाव की खोज है वो कब करी गई, 1869 के अंदर करी गई। जब एक मजबूत प्रकाश किरण को आसपास के अंधेरे में कोलाइडल घोल से गुजारा जाता है तो किरण पथ रोशन हो जाता है और टिंडल प्रभाव के आकार का किस प्रकार का हो जाता है। मतलब जब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, जब एक मजबूत प्रकाश किरण को, जैसे ये एक कोलाइडल घोल है मान लीजिए ये इस प्रकार का, इसमें से अगर अपन ने किसी भी एक प्रकाश को गुजारा तो वो क्या होता है, पहले तो वो प्रकीर्ण हो जाता है, उसका डिफ्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद में जो उसका आकार किस प्रकार का हो जाता है, मतलब जो ये जितना भी इतना ये एरिया है ये प्रकाश में हो गया है इस घोल का,
तो ये किस आकार का हो जाएगा? तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? शंकु आकार का हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्रभाव का, ऑप्शन सी है पथ का, ऑप्शन डी है प्रकाश का। तो हम सब जानते हैं जब प्रकाश को गुजारा जाता है वो किस प्रकार का हो जाता है? शंकु के आकार का हो जाता है। ऑप्शन अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस दवा को बढ़ाने के लिए डोनन झिल्ली संतुलन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? मतलब दवा को बढ़ाने के लिए डोनन झिल्ली संतुलन सिद्धांत का उपयोग इनमें से किसके कारण किया जाता है? ऑप्शन ए है अवशोषण के कारण किया जाता है, ऑप्शन बी है वितरण के कारण किया जाता है, ऑप्शन सी है उपापचय के कारण किया जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अवशोषण है उस सिद्धांत का उपयोग उस अवशोषण के सिद्धांत का उपयोग करके ही हम डोनन झिल्ली संतुलन सिद्धांत का काम करते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 पे। 1869 में सबसे पहले टिंडल प्रभाव का देखने का श्रेय किस भौतिक शास्त्री को जाता है? मतलब किस भौतिक शास्त्री ने हमें ये बताया था, टिंडल प्रभाव के बारे में किस भौतिक शास्त्री ने बताया था? तो हम सब जानते हैं किसने बताया था? जॉन टिंडल ने बताया था। और कब बताया था? 1869 के अंदर बताया था। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट को डालकर कोलाइडल कणों के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे ये कोलाइडल हैं, ये सभी कोलाइडल प्रेजेंट है, इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में डाल दिए। इसके कारण क्या, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो कोलाइडल कण है इनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेप्टाइज कहा जाता है, पेप्टाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी है डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है, ऑप्शन बी है स्कंदन कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार की प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? पेप्टाइजेशन कहा जाता है। अब अपन बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बंधन में हाइड्रोजन परमाणु को दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के साथ बंधन शामिल होता है? मतलब मैं समझाता हूँ कि निम्नलिखित में से किस बंधन में, अच्छा, जब हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसके जो दो परमाणु होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो किससे बाइंड होते हैं? मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन का एटम होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है, वो किस प्रकार का बंधन बनाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ऑप्शन बी है सहसंयोजक बंधन बनाता है, ऑप्शन बी है समन्वय बंधन बनाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने दिखाया है कि OH2O का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे देखो H के पास पॉजिटिव आयन है, O के पास एक नेगेटिव आयन है, तो ये आपस में मिलकर किस प्रकार का बंधन का निर्माण, H2O किस प्रकार के बंधन का निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। H नेगेटिव और O नेगेटिव और H पॉजिटिव ये आपस में विद्युत स्थैतिक बल के कारण बंधे होते हैं, और विद्युत स्थैतिक बल जिनके अंदर होता है उनके अंदर कौन सा बंधन बनता है? हाइड्रोजन बंधन बनता है। तो हम सब जानते हैं जो H2 होता है उसके अंदर कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बंधन बनता है। अब अपन बढ़ते हैं अगले नंबर 48 नंबर क्वेश्चन पे। जब संयोजित परमाणुओं की दो कक्षाएं समान या भिन्न तत्वों से संबंधित होती हैं तो परमाणु अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं, तो कौन सा बंधन बनता है? ऑप्शन ए मतलब सिग्मा बंधन बनता है, ऑप्शन बी है पाई बंधन बनता है, ऑप्शन सी है सहसंयोजक बंधन बनता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं बता देता हूँ, पी टाइप के ऑर्बिटल हैं वो आपस में बंधन होके बनाए, या SS प्रकार के जो आपस में बंधन होके बनाए, जब ये आपस में मिलकर इनके अंदर बंधन बनता है तो किस प्रकार का बंधन बनता है? पाई बंधन बनता है। किस प्रकार का बनता है? पाई बंधन बनता है। ठीक है, और जब दो p ऑर्बिटल आपस में बन गए, ठीक है, और ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं, जब दो p टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, ये जब दो पाई बंधन के बीच का जो बंधन होता है उसे कौन सा बंधन कहा जाता है? सिग्मा बंधन कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। जब दो परमाणु का
पी कक्षक परमाणु अक्ष के लंबवत दिशा के अंदर एक ओवरलैप होता है वो किस प्रकार का बंधन बनता है? ऑप्शन ए है सिग्मा बंधन बनता है, ऑप्शन बी है पाई बंधन बनता है, ऑप्शन सी है सहसंयोजक बंधन बनता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो पी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या पी ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली लंबवत दिशा में परपेंडिकुलरली क्या है, दो पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, मतलब पाई बंधन बनता है। ऑप्शन अब किस अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। जब हाइड्रोजन आबंधन में से एक ही परमाणु के दो आंशिक रूप से आवेशित परमाणुओं के बंधन को क्या कहलाता है? मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के, मतलब हाइड्रोजन जहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे जैसे H2O के अंदर हमने देखा कि H पॉजिटिव और O नेगेटिव के अंदर जो हाफली चार्ज, मतलब आंशिक रूप से आवेशित कण है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहा जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन कहा जाता है। अब बढ़ते अपन 51 नंबर क्वेश्चन पे। धनायन व ऋणायन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? मतलब मान लीजिए कि एक ऋणायन है और एक धनायन है, तो धनायन के द्वारा ऋणायन को अपनी तरफ बहुत अधिक तरीके से खींच लेना क्या कहलाती है, उसकी ध्रुवीकरण शक्ति कहलाती है। जैसा कि आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि एक ये धनायन है, ये ऋणायन है। धनायन ऋणायन को अपने तरफ खींच रहा है और जो ऋणायन है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो देखो बिगड़ गई है। तो इस प्रकार की शक्ति को क्या कहा जाता है, ध्रुवीकरण शक्ति कहलाती है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग द्विध्रुव आघूर्ण की गणना के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है, द्विगुण के बारे में बताया गया है, गामा इजिकल टू द क्यू चार्ज इनटू द डी डिस्टेंस। ऑप्शन बी है डाइपोल मोमेंट इजिकल टू द क्यू प्लस डी, मतलब चार्ज प्लस डिस्टेंस। ऑप्शन सी है डाइपोल मोमेंट इजिकल टू द क्यू माइनस डी। ऑप्शन डी है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द क्यू डिवाइड बटा डी। यहाँ पे जो क्यू है वो किसके लिए आया है, आवेश के लिए आया है, ठीक है। और जो डी है वो डी किसके लिए आया है, दूरी के लिए आया है। तो हम सब जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी, तो Q इंटू डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। फजान के नियम के अनुसार, तो अपन को क्या बताना, फजान का नियम बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन ए है प्रत्येक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुणों का कुल मान होता है ना। ऑप्शन बी है प्रत्येक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुणों का प्रतिशत समान होता है। ऑप्शन सी प्रत्येक आयन यौगिक में सहसंयोजक गुण होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फजान के नियम के अंदर हमें क्या बताया गया, प्रत्येक आयनिक यौगिक में जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, उनमें सहसंयोजक गुण का प्रतिशत भी समान होता है। मतलब प्रत्येक आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है साथ के साथ। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। फ्लोरीन समूह है 9 का एक तत्व है, मतलब फ्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 9 या समूह नंबर 9 का तत्व है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास कितना होगा। तो हम सब जानते हैं अगर फ्लोरीन है उसका जो विन्यास है वो कितना होता है, F का कितना होता है, 9 होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी तत्व भी होता है, ठीक है। तो 9 एलिमेंट को अपन को अरेंज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सबसे पहले 1s के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 1s के क्या बनेगी 2s2 बनेगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी के बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले जाएंगे, 2p5 के अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब अपन बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। वह आणविक कक्षक जिसमें उच्च
ऊर्जा होती है वो क्या कहलाता है, मतलब ऐसे आणविक कक्षक क्या कहलाते हैं जिसके अंदर उच्च ऊर्जा होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बंदी आणविक कक्षक कहा जाता है। ऑप्शन बी है प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी है आणविक कक्षक कहा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं उनके अंदर उच्च ऊर्जा प्रेजेंट होती है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। वे परमाणु कक्षाएं जिनमें एक ही नाभिक होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक केंद्रिक कहा जाता है, एक केंद्रिक परमाणु कक्षाएं कहा जाता है। ऑप्शन ए है बहुकेंद्रित कहा जाता है। ऑप्शन सी आणविक कक्षाएं कहा जाता है। ऑप्शन डी ए व बी दोनों। देखो, अगर एक परमाणु कक्षाएं है मतलब जिसके अंदर सिंगल ही वैलेंसी प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्रकार के परमाणु को क्या कहा जाता है, एकल केंद्रिक परमाणु नाभिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। जब दो विभिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो अलग अलग अणुओं के बीच के परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ऑप्शन सी ए व बी दोनों कहलाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बंधन बनता है तो उसके अंदर कौन सा होता है, उसे क्या कहलाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और जब समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में बनता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, अंतर आणविक, फिर क्या कहलाता है, अंतर आणविक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। कौन सा यौगिक धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के स्थिर विद्युत आकर्षण से बना होता है। मतलब कौन सा यौगिक जो धनात्मक व ऋणात्मक आयन है, मतलब पॉजिटिव व नेगेटिव आयनों के बीच में स्थिर विद्युत स्थैतिक आकर्षण से बनता है। तो हम सब जानते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं वही बनते हैं इस प्रकार से। तो हमें पहले तो इस क्वेश्चन का तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। और जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, उनके कुछ मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे उनके उदाहरण होते हैं NaCl होता है, हो गया KCl हो गया, KBr हो गया, ये सब क्या होंगे, आयनिक यौगिक के उदाहरण होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। जब किसी आयन या गुण को निर्वात से पानी जैसे विलायक में स्थानांतरित किया जाता है तो गिब्स ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन होगा। मतलब कोई भी आयन को जैसे ये पानी है, ये पानी का विलायक है, कोई भी आयन था उसको निर्वात से उठाकर उसके अंदर पानी के अंदर कर दिया, तो जो गिब्स ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है संकीर्ण ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है पृथक्करण ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है सोल्वेशन ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी है आयनीकरण ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। तो हम सब जानते हैं जो सोल्वेशन ऊर्जा की जो गिब्स ऊर्जा है उसके अंदर जो सोल्वेशन गिब्स ऊर्जा के अंदर परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन उत्तर सही है, वो ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 पे। एक धनायन की ध्रुवीकरण शक्ति पास के आयन यौगिक से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल को आकर्षित करने की क्षमता से संबंधित होती है और धनायन द्वारा अनायन को ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति के किस रूप में जाना जाता है। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहलाता है। मतलब एक धनायन है, उसको ऋणायन के द्वारा अपने ओर खींचने की शक्ति क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है, तो आपको बताना है उसे क्या कहला जाता है, ध्रुवीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहला जाता है। ऑप्शन सी है आयनीकरण ऊर्जा कहलाया जाता है। ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ध्रुवीकरण। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी धनायन के द्वारा ऋणायन को अपनी ओर खींच लेना और उसकी संरचना को बिगाड़ देना क्या कहला जाता है, ध्रुवीकरण कहलाया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। क्रिस्टल में
किस प्रकार के दोष में यौगिक की स्टाइयोमेट्री को बाधित करती है, या तो अतिरिक्त धातु आयनों की उपस्थिति या धातु आयनों की कमी के कारण होता है। मतलब अगर कोई भी धातु के आयनों में अगर कमी होती है या धातु आयनों में अगर ज़्यादा होते हैं, तो कौन से दोष के कारण जो साइकोमेट्री है उसकी वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है साइकोमेट्री के कारण साइकोमेट्री दोष के कारण होती है। ऑप्शन बी है आयनिक दोष के कारण होती है। ऑप्शन सी है नॉन साइकोमेट्रिक दोष के कारण होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलब धातुओं की कमी या उपस्थिति के अंदर जो साइकोमेट्री प्रभावित होती है वो किस प्रकार के अंदर होती है? नॉन साइकोमेट्रिक दोष के अंदर, दोष यौगिक के अंदर होती है। ऑप्शन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर, निम्नलिखित में से किस बंधन में हाइड्रोजन परमाणु के दो प्रबल विद्युत नकारात्मक परमाणु के साथ बंधन शामिल होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बंधन शामिल होता है। ऑप्शन बी है परमाणु बंधन शामिल होता है। ऑप्शन सी है समन्वय बंधन शामिल होता है। ऑप्शन डी है आयनिक बंधन शामिल होता है। तो हम सब जानते हैं जो दो प्रबल विद्युत नकारात्मक परमाणुओं के बीच में बंधन होता है, वो किस प्रकार का बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। समान ऊर्जा स्तर वाले दो परमाणु कक्षों को मिलाकर एक विकृत व एक नए प्रकार का कक्षक देने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? मतलब जब दो समान प्रकार के मतलब ऊर्जा है, दो समान प्रकार के वैलेंसी है, मतलब एस टाइप के दो समान कक्षक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाकर एक नया कक्षक बनाया गया, तो उसे उस प्रकार के अवधारणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुनाद कहा जाता है। ऑप्शन बी है संस्करण कहा जाता है। ऑप्शन सी है हेलोजिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो दो समान कक्षकों को मिलाकर एक नया कक्षक बनाने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है या संकरण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, इसे किस सिद्धांत से अपन समझ सकते हैं? मतलब किस सिद्धांत से समझ सकते हैं? मतलब O2 नेगेटिव है, ये एक क्या है? अनुचुंबकीय है। जो O2 नेगेटिव होता है ये एक अनुचुंबकीय होता है। तो हम ये किस सिद्धांत से हम ये सब चीज़ समझ सकते हैं? ऑप्शन ए अनुनाद से समझ सकते हैं। ऑप्शन बी है संयोजक बंध सिद्धांत से समझ सकते हैं। ऑप्शन सी है आणविक कक्षीय सिद्धांत से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी है ए व बी दोनों से। तो सबसे पहले तो अब हम समझ सकते हैं कि जो कोई भी प्रकार के अनुचुंबकीय होते हैं वो हम किससे समझ सकते हैं? संयोजक बंध सिद्धांत से। सॉरी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आणविक कक्षीय सिद्धांत के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी अनुचुंबकीय है।
बनती है, षष्ठफलीय संरचना बनती है। अब किस प्रकार अपन बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, बेरिलियम का आणविक कक्षीय विनाश होता है। तो बेरिलियम का आणविक कक्षीय विनाश क्या होगा? ऑप्शन है 1 ऑप्शन बी है 'धीमी होती है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंधन के कारण धीमी हो जाती है। तो हम सब जानते हैं जो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमेशा किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अब जो सहसंयोजक बंधन होता है वो बहुत ज्यादा बंधन होता है, इस कारण से जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार का आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके नाम
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंधन में से सबसे अधिक नेगेटिव आवेश प्राप्त करता है या नेगेटिव आवेश प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है सी कार्बन प्राप्त करता है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है सोडियम प्राप्त करता है, ऑप्शन डी है सल्फर प्राप्त करता है। तो हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बंधन होता है इसका सोडियम होता है, सबसे अधिक क्या होता है? करते हैं। ऑप्शन बी अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक ध्रुवीय बनने के लिए, ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। मतलब जब भी जो सहसंयोजक बंधन बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, तो वो अधिक स्थिर है, अधिक स्थिर है, बॉन्ड है, अधिक स्थिर प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सके। इस कारण जो अपना सहसंयोजक बंधन है
तत्व है। तो 19वें नंबर पे तत्व कौन सा आता है? पोटेशियम आता है। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना कौन सा है। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है पोटेशियम है, ऑप्शन सी है स्ट्रोटियम है, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो 19वें नंबर पर कौन सा आता है? पोटेशियम आता है। ऑप्शन बी होगा। ICO4 में आपत्ति होगा का होगा 50%। संस्करण के अंदर sp2 के अंदर जो बंध लंबाई है वो कितनी होगी? 33% होती है। और sp3 के अंदर कितनी होती है? 25% होती है। अब अपन बढ़ते हैं ऐसे नंबर क्वेश्चन पर। आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर आणविक आयन प्रति कक्षीय इलेक्ट्रॉन न्यूटनों की संख्या कितनी होगी?
अत्यधिक व्याप्तीय आणविक कक्षाएं, मतलब जिसके मतलब होमो होता है हायर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब अत्यधिक व्याप्त हायर ओवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मोनोऑक्साइड के अंदर कितने खाली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी है 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी है 3 की, ऑप्शन डी है 2 की। तो हम सब जानते हैं जो NO है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और CO होता है उसके अंदर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, सारे के सारे आपस में पेयर करे होंगे और इसमें एक खाली प्रेजेंट, एक सिंगल युग्म बाकी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रोमीन परमाणु BRF3 द्वारा प्रयुक्त संकर कक्षाएं हैं, मतलब ब्रोमीन के द्वारा BRF3 के द्वारा जो यहाँ पे BRF3 का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर किस प्रकार का संकरण मौजूद होगा। तो ऑप्शन ए है sp2 संकरण मौजूद होगा, ऑप्शन बी है sp3 संस्करण मौजूद होगा, ऑप्शन सी है sp3d संकरण मौजूद होगा, ऑप्शन डी है sp3d2 संकरण मौजूद होगा। हम सब जानते हैं जो ब्रोमीन के अंदर किस प्रकार का संस्करण मौजूद होता है, sp3 संकरण मौजूद होता है तथा त्रिकोणीय पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। अब निम्नलिखित में से अणुचुंबकीय यौगिक कौन सा है, मतलब अणुचुंबकीय यौगिक बताना। ऑप्शन ए है B2 बोरोन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन सी है O2 नेगेटिव, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो इस जो B2 होता है वो एक अनुचुंबकीय B2 हो गया। हाँ, वो ये सब क्या दिखाता है, अनुचुंबकीय सिद्धांत दिखाता है। अब अपन बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। SF4 की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए है अष्टफलकीय संरचना होती है, ऑप्शन बी है त्रिकोणीय बाइपिरामिडल संरचना होती है, ऑप्शन सी है वर्ग समतलीय होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना कि इसमें कौन सी संरचना होगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले कि अपन 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी मेहनत के लिए आप इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ऐसा ही कंटेंट हर रोज़ पाने के लिए तथा मैं BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चनों की एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो से जुड़े अपडेट मिलते रहें।